तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल बीके सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा क्या होता है। आखिर में जावा का इंट्रोडक्शन, जावा की हिस्ट्री और जावा की कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं। तो आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम कोड को समझेंगे, लेकिन हम कोड को अभी इसके अगली वाली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि जावा का इंट्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जावा का इंट्रोडक्शन करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपको जावा का कोड, हर एक का मीनिंग क्या क्या होता है कोड में, वो आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में तो ये करेंगे। तो चलो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये मेरे पास पीडीएफ है। अ, मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको, पीडीएफ मैंने जिस वेबसाइट से बनाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हमने जैसे देखा कि जावा जो है, हमने पिछली वीडियो में देखा था जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे वीएस कोड को सेटअप करते हैं। तो एक्चुअली जावा है क्या, मतलब जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है तो वो हम देखेंगे। तो जावा एक, हम कह सकते हैं, कह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी, जो सन माइक्रो सिस्टम्स में काम करता था। जेम्स गॉसलिंग नाम का बंदा सन माइक्रो सिस्टम्स में काम करता था, और उसने अपनी टीम के साथ मिलके 1991 में जावा को डेवलप किया था। और बाद में वो ओरेकल कंपनी ने एक्वायर कर लिया जावा को सन माइक्रो सिस्टम से। तो ये एक बहुत सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम बेसिकली सब कर सकते हैं जो हम पुरानी लैंग्वेजेस में करते थे, और उससे ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं इसमें। सी सी प्लस प्लस से एडवांस फीचर्स हैं इसमें। तो जावा हमारी एक क्लास बेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। वहाँ पे हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। और हमारा इस जावा हमारा इस बेस पे काम करता है कि उसको हम बोलते हैं वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। मीन्स एक बार आपने कोड लिखा तो वो कोड, जावा का कोड, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म मीन्स आप विंडोज़ में रन कर सकते हैं, आप लिनक्स में रन कर सकते हैं, आप मैक में रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसको रन कर सकते हैं अगर आपने एक बार जावा का प्रोग्राम लिख दिया तो। लेकिन ये केस सी सी प्लस प्लस में नहीं था। सी प्लस प्लस में क्या था कि हर प्लेटफॉर्म के लिए आपको अलग कोड लिखना पड़ता था, क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी थी। लेकिन जावा जो हमारी है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें कोई भी प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन नहीं है। आप एक बार आपने अपने विंडोज़ के पीसी में प्रोग्राम लिखा, आप उस प्रोग्राम को मैक में भी चला सकते हैं, लिनक्स में भी चला सकते हैं। तो ये जावा का बहुत ही अच्छा फीचर है। तो अब जावा की हिस्ट्री क्या है कि जावा की हिस्ट्री में, जावा ये दो तीन जनों ने मिलके बनाई थी। एक जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन ने मिलके एक टीम थी इनकी, जिनको ग्रीन टीम कहते थे। और उन्होंने जावा लैंग्वेज को मतलब बनाया था मिलके साथ में 1991 में। और सन माइक्रो सिस्टम्स ने उसको, उसका फर्स्ट पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन रिलीज किया था 1996 में, जिसे जावा 1.0 वर्जन के नाम से वो पॉपुलर था। तो उसके बाद वो आगे बढ़ता गया, उसके नए वर्जन्स आते गए। तो ऐसे था। लेकिन अब ये देखते हैं हम कि जावा का नाम एक्चुअली जावा रखा क्यों, जावा का नाम जावा पड़ा क्यों। तो जावा का नाम एक्चुअली पहले जब उन्होंने टीम ने रखा तो पहले उसका नाम ओक रखा था, जावा का नाम ओक रखा था। लेकिन अब जावा का नाम ओक थोड़ा अजीब सा लगा उन लोगों को, तो उन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स से तो उन्होंने फिर जावा चूज किया। क्योंकि जावा एक आइसलैंड का नाम है इंडोनेशिया में, जहाँ पे सबसे पहली कॉफ़ी बनी थी, उसका नाम, कॉफ़ी का नाम जावा था। तो उसी उसी के हिसाब से इन्होंने फिर जावा नाम रख दिया। तो वो उस टाइम पे जो जेम्स गॉसलिंग था, वो अपने ऑफिस के बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। अब कॉफ़ी का नाम जावा था, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, उसने जावा रख दिया। लेकिन ये इसने रैंडम वर्ड्स से चूज किया है, इसका कोई एक्रोनिम नहीं है जावा का। तो ये है। तो अब जावा की टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि क्या क्या है। तो जावा में सबसे पहले हमारे टर्मिनोलॉजीज हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। तो जेवीएम एक्चुअली है क्या?
तो जेवीएम एक तरह से नाम से क्लियर है, वर्चुअल मशीन। मतलब ये एक वर्चुअल टाइप मशीन है जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करती। ये वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, रियली में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एग्जिस्टेंस नहीं है रियली में। मीन्स समझ आया? मतलब ये जो जावा वर्चुअल मशीन है, ये हमारे सिस्टम रैम में स्टोर्ड होती है। ये रैम में हमारे होती है, और वहां से ये कब काम करती है, तो जावा का प्रोग्राम एक्चुअली ये कैसे काम करता है जेवीएम और क्या है इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जावा का प्रोग्राम एक्चुअली में वर्क करता कैसे है। कि जावा का प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तो रन करने के टाइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में जेडीके इंस्टॉल किया था, जो जावा हमने जावा का 17th वर्जन इंस्टॉल किया था, एक्चुअली में वो जेडीके हमने इंस्टॉल किया था, जावा डेवलपमेंट किट जिसको बोलते हैं। तो उस किट के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से हम जावा के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, डिबगर हो गया, असेंबलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। हम इसको भी आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है एक्चुअली जेडीके में। तो अभी बस इतना देखते हैं कि जावा का प्रोग्राम एक्चुअली में रन होता कैसे है, और जावा वर्चुअल मशीन एक्चुअली में होती क्या है। तो जावा का प्रोग्राम जो है हमारा, मैं आपको ऐसे लिख के बताता हूँ। तो जावा का प्रोग्राम जो है हमारा, मान लीजिए ये हमारा प्रोग्राम मैंने लिखा, मैंने ये यहाँ पे हमारा ये मैंने कोड लिखा। तो कोड लिखने के बाद जब मैंने कोड को रन किया, तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं जावा सी लिख के रन किया था। मैंने आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। सबसे पहले मैंने जावा सी लिखा और उसको कंपाइल किया। तो सबसे पहले कोड था मेरा कोड, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कोड को मैंने कंपाइल किया। कोड को मैंने क्या किया, कंपाइल किया। फिर कंपाइल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था मैंने, आपको याद हो तो पिछली वीडियो से, नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर उसको रन किया था। तो रन करने के लिए क्या करा था हमने, जावा लिखा था, जावा के बाद क्लास का नाम लिखा था, है ना। तो वो हमने रन किया था। अब देखिए जावा का कोड इन 3 स्टेप में रन होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कंपाइल कैसे होता है, जो हमारा जावा सी नाम का कंपाइलर होता है, जावा सी हमारा कंपाइलर होता है, वो क्या करता है, हमारे कोड को कंपाइल करता है। फिर कोड को कंपाइल करने के बाद वो क्या करता है, ये कंपाइलर क्या करता है एक्चुअली में, ये क्रिएट करता है एक बाइट कोड। ये एक बाइट कोड क्रिएट करता है, ठीक है। ये जावा सी जब हम कंपाइल करते हैं जावा को, तो एक बाइट कोड क्रिएट करता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे हमने प्रोग्राम रन किया, ये वाला प्रोग्राम जब हमने रन किया था, तो हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम की फाइल भी अपने आप ही बन गई थी, हमने क्रिएट नहीं करी। ये हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम की फाइल अपने आप ही बन गई थी। तो ये क्लास फाइल क्या है, तो ये क्लास फाइल ही एक्चुअली में बाइट कोड है। इसी को हम बाइट कोड कहते हैं। बाइट कोड किसे कहते हैं, जो हमारी डॉट क्लास फाइल बनी थी, जो हमारी डॉट क्लास फाइल बनी थी ना, उसी को हम बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइलेशन का स्टेप हो गया। अब कंपाइलेशन के स्टेप के बाद क्या था, कंपाइलेशन के स्टेप के बाद हमारा क्या हुआ कि अब हमने क्या किया, क्लास फाइल तो बन गई हमारी, कंपाइलर ने हमारी क्लास फाइल बना दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको रन किया था इंटरप्रेटर की मदद से। तो जावा का इंटरप्रेटर की मदद से हमने उसको रन किया था, ठीक है। तो ये हमने कंपाइल किया था कंपाइलर की मदद से, ठीक है। ये हमने कंपाइल किया था कंपाइलर की मदद से। और यहाँ हमने जावा नाम का इंटरप्रेटर होता है जावा के अंदर, तो ये हमारा इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर होता है। राइटिंग मेरी खराब हो रही है थोड़ा, इस पे थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है। तो छोड़ो उसको। तो ये हमारा जावा जो है इंटरप्रेटर होता है। तो जावा क्या करता है, इंटरप्रेटर हमारा फिर क्या करता है कि जो हमने ये जो फाइल बनाई, डॉट क्लास फाइल बनाई, तो ये हमारी एक्चुअली में ये अलग टाइप की फाइल होती है। ये कोई ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती। डॉट क्लास फाइल जो होती है ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, मैं आपको डू यू वांट टू ओपन इट एनीवे बोल रहा, मैं यस पे क्लिक करूं अगर, तो टेक्स्ट एडिटर में, तो देखिए कैसे लिख के आ रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा ना। ये कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्लास फाइल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है बीच बीच में ऐसे ऐसे। तो ये हमारी क्लास फाइल होती है। तो इस क्लास फाइल को
फिर क्या करता है, इस क्लास फाइल को इंटरप्रेटर क्या करता है, इस क्लास फाइल को यूज करता है, फिर इस क्लास फाइल को किस में चेंज करता है, मशीन इंस्ट्रक्शन में चेंज करता है, मशीन कोड जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो आपको मालूम ही होगा कंप्यूटर जो है हमारा वो 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है, माना बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और कोई लैंग्वेज उसे समझ नहीं आती। तो इसीलिए हमारा जो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, तो वो इंटरप्रेटर जो जावा में है तो क्या करता है, वो मशीन कोड में चेंज करता है। पहले जो डॉट क्लास फाइल हमारी कंपाइलर ने बनाई है ना, कंपाइलर ने बनाई डॉट क्लास फाइल, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा इंटरप्रेटर जो था जावा का, उसने क्या करा, उस डॉट क्लास फाइल को यूज किया, उसको यूज करके उसको मशीन कोड में चेंज किया। मशीन कोड मीन्स बाइनरी में चेंज किया, 0 और 1 में चेंज किया, और 0 और 1 में चेंज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेजी। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के भेजने के बाद कंप्यूटर से हमारा रिस्पॉन्स आया, और रिस्पॉन्स आके हमारे हमारे कंसोल में प्रिंट हो गया आउटपुट के तौर पे। तो ये होता है एक्चुअली जावा का कोड, ऐसे मतलब रन होता है। तो ये मशीन कोड के द्वारा फिर हमको आउटपुट मिलता है। तो जो प्रोग्राम का हमारा आउटपुट होता है, तो हमारा पूरा प्रोग्राम जावा में ऐसे रन करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप एक बार वीडियो फिर से पीछे करके देख सकते हैं। अगर नहीं आई तो मेरे को आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा फिर से। तो ये हमारा ये स्टेप होते हैं जावा का, कि ऐसे हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि एक्चुअली जावा, अब हम जावा वर्चुअल मशीन देख रहे थे कि जावा वर्चुअल मशीन है क्या। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन हमारी, मैंने जैसे कि बताया आपको कि जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, एक वर्चुअल मशीन है जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करती। रियल में एग्जिस्ट नहीं करती तो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है हमारी सिस्टम मेमोरी में। ठीक है, सिस्टम मेमोरी में वो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। और वो एक तरह से हम जैसे बोल सकते हैं कि एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर हमारा इंटरप्रेटर होता है। मान लीजिए जैसे हमने जैसे देखा यहाँ पे कि इंटरप्रेटर हमारा ये रन करता है, इंटरप्रेटर हमारा ऐसे 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 करता है काम। ठीक है, तो हमारा ये जो इंटरप्रेटर होता है जेवीएम के अंदर होता है। ये हमारा जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन। इसके अंदर क्या होता है, हमारा इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर होता है। तो अब बताइए आप, जब इंटरप्रेटर जेवीएम के अंदर है, तो जब इंटरप्रेटर ने बाइट कोड को चेंज किया, नहीं, इंटरप्रेटर ने क्या किया, क्लास फाइल को चेंज किया मशीन कोड में, फिर मशीन कोड से फिर आउटपुट रन कराया। तो जब इंटरप्रेटर जेवीएम के अंदर है, तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली जेवीएम ने ही रन किया ना, जेवीएम ने ही बाइट कोड को कन्वर्ट किया किस में, मशीन कोड में, और फिर हमारा आउटपुट रन करवाया। क्यों, क्योंकि जेवीएम के अंदर ही इंटरप्रेटर आता है। तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो चिंता मत करो आप, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे करके, जब आप आगे सीखते जाओगे तो आ जाएगा। क्योंकि जेवीएम जो है, जेवीएम के अंदर होता है इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर ने कुछ काम किया मतलब जेवीएम ने किया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये हमारा पूरा जेवीएम जैसे मैंने बताया, तो ये है हमारा जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब इसीलिए हम इसी की मदद से, जावा वर्चुअल मशीन की मदद से ही हम जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म का बैरियर हट गया यहाँ से। क्योंकि जैसे ही हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो क्या हुआ, हमारा एक बाइट कोड बना। तो बाइट कोड को, उस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जा सकते हैं, और उस प्लेटफॉर्म में हमारा जावा इंस्टॉल होना चाहिए बस। और वहां पे जावा इंस्टॉल है हमारा, तो डायरेक्टली हम उस बाइट कोड को जेवीएम की मदद से तुरंत रन करवा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है जावा। तो एक जावा का फीचर है ये, तो इसको भी हम देखेंगे आगे डीपली। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जेडीके। ठीक है, तो जेडीके में हमने क्या देखा, जेडीके में हमने देखा, मतलब जेडीके में हमने उस दिन लास्ट वीडियो में हमने क्या किया कि जेडीके डाउनलोड किया था इंटरनेट से। ठीक है, मैंने आपको डाउनलोड करके पूरा स्टेप्स बताए थे। तो वो जेडीके था हमारा, जिसको हम कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर
हमारी जितनी भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं जावा को रन करने के लिए, या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, यानी पूरी एक किट होती है, डेवलपर्स किट, कि आप अगर डेवलपर हैं तो आपको ये किट चाहिए ही चाहिए रहेगी, कि इसमें सब कुछ होते हैं, जावा डॉक्स होता है, जावा डिबगर होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्चुअली में इसमें, है ना। तो इसमें हमारा सबसे पहले तो ये जावा सी होता है, ठीक है, जावा सी यानी कंपाइलर जावा का, ठीक है, जावा सी माना कंपाइलर, ठीक है। तो जेडीके के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो ये कंपाइलर होता है, और हमारा एक जावा जो कि हमारा इंटरप्रेटर था, है ना, इंटरप्रेटर था। तो ये सारी डॉट ई फाइल में होती हैं, ठीक है, डॉट, जैसे जावा जावा सी डॉट ई फाइल होती है, एक जावा डॉट ई फाइल होती है, हमारा एक जेडीबी होता है, जे डी बी होता है, जिसको हम जावा डिबगर कहते हैं। ये क्या करता है, कोड को डिबग करने में मदद करता है, ठीक है, डिबगर होता है जेडीबी। हमारा जावा पी होता है, जावा पी होता है, इसको हम असेंबलर कहते हैं, ठीक है, असेंबलर कहते हैं। और हमारा पुराने वर्जन्स में एट, जावा एट वर्जन में हमारा एपलेट व्यूअर भी होता था एक, इसमें हम एपलेट क्रिएट करते थे, मतलब इंटरनेट के लिए कोई ऐप बनाते थे। तो मतलब वेबसाइट जैसा बोल सकते हैं हम, वेब एप्लीकेशन ऐसे बनाते थे, उसके लिए हम हमारे पास एपलेट व्यूअर होता था, लेकिन वो लेटेस्ट वर्जन में नहीं होता, वो पुराने वर्जन में था, उसको आउट ऑफ सपोर्ट कर दिया जावा वालों ने, पता नहीं क्यों। तो ये मेन मेन चीज़ें होती हैं हमारी, और भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको अच्छे से पूरा सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे बता रखा है कि क्या क्या होता है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कंपाइलर होता है ना, जेआरई होता है, डिबगर होता है, जावा डॉक्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, जेआरई तो अभी हम देखेंगे क्या होता है ना। तो तो हमारा जो प्रोग्राम है जावा का, उसको हमें पूरा मतलब रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए क्या चाहिए होता है, पूरा एक हमारा जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए पीसी, और सिर्फ रन करना है आपको। तो ये हमारे जेआरई है, रन टाइम इन्वायरमेंट है, मतलब सिर्फ रन अगर करना है आपको प्रोग्राम्स को, तो फिर रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए रहेगा जेआरई। और अगर आपको कोड लिखना है, लिख के कंपाइल करके फिर रन करना है, तो जेडीके चाहिए रहेगा। और सिर्फ रन करना है तो जेआरई चाहिए रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत सिंपल टर्म्स है, ये इतना डीप में इसको मत जाओ अभी, बस मैं जितना समझा रहा हूँ उसको समझो। तो इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये आप जैसे जैसे सीखते जाओगे तो ये चीज़ें सारी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा जेडीके होता है। अब जेआरई देखते हैं हम, जेआरई क्या होता है, ठीक है। तो जेआरई अब हमारा जेआरई हमारा क्या होता है कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये भी एक कंटेनर है, ठीक है। जेआरई हमारा कंटेनर है, जिसको हम बोलते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। ये भी एक कंटेनर है। इसके अंदर क्या क्या होता है, अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है, अब जो जेवीएम था, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन था, वो जेआरई के अंदर होता है, ठीक है, जेआरई के अंदर होता है। और कुछ हमारी कौन सी फाइल होती है, जो रन टाइम फाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारी लाइब्रेरीज हो गई, जैसे हम कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं ना, मतलब दूसरी चीज़ों को, बहुत सारे मतलब फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैथ वाला हमारा क्लास होती है एक मैथ क्लास, तो वो क्या होती है कि उसमें हम मैथ के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, उस क्लास के अंदर होते हैं, तो उस क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ऐसी बहुत टाइप्स की लाइब्रेरीज होती हैं, एपीआईज कहते हैं इनको। तो ये भी हम आगे देखेंगे, है ना। तो इन सब का एक मतलब कलेक्शन भी होता है, ठीक है, तो वो होता है जेआरई के अंदर, और जेवीएम होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारा सिर्फ क्या करते हैं, जावा को रन करने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया, जेवीएम हमारा रन करने में मदद करता है, और जो रन टाइम लाइब्रेरी फाइल होती हैं, वो क्या करता है कि जितनी भी मतलब एसेंशियल चीज़ें जो जो फाइल्स में, जैसे मैंने बताया ना कि क्लास में डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट क्लास होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारा इसमें होता है जेआरई में, ठीक है, ये भी एक कंटेनर की तरह ही है। तो यहाँ पे देखो लिखा होता है क्या है, कि जेआरई इंक्लूड अ ब्राउजर जेवीएम एपलेट सपोर्ट्स एंड प्लगइन्स। तो ये एपलेट सपोर्ट्स जो थे, ये तो मैंने बताया आपको कि पुराने वर्जन्स में होता, लेटेस्ट वर्जन में नहीं होता। और इंक्लूड्स अ ब्राउजर, ब्राउजर बता रहा है ये,
तो अब ब्राउज़र का मतलब क्या है कि जैसे हम बोला ना मैंने कि एप्लेट जब रन करते थे तो वो हम एक्चुअली में पीसी में रन नहीं करते थे, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती थी, तो उसको हम इंटरनेट पे रन करते थे, तो इसीलिए उस यहाँ पे इसने ब्राउज़र दिखाया, क्योंकि हम उसको इंटरनेट पर रन करते थे ना। तो ये तो अब लेटेस्ट वर्जन में तो होते नहीं। तो अब एक्चुअली जो होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, जेवीएम होते हैं एंड प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स मतलब वही जो रन टाइम लाइब्रेरी फाइल्स मैंने बताई आपको, क्लासेस वगैरह एक्स्ट्रा, वो भी हम आगे देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। और ये हो गया हमारा जेआरई। उसके बाद हमारा एक गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। अब गार्बेज कलेक्टर क्या है कि नाम से क्लियर है, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज मतलब कूड़ा, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, उठाने वाला। तो एक गार्बेज कलेक्टर होता है जावा में। गार्बेज कलेक्टर माना कि जितना भी गार्बेज होगा जावा में, जैसे गार्बेज क्या मीन्स, जैसे मैंने कोई भी क्लास बनाई, तो क्लास में जितनी भी चीज़ें, अब ऐसा होता है कि जावा में कुछ भी चीज़ हम करते हैं तो वो मेमोरी लेती है, ठीक है, मेमोरी में थोड़ा सा स्पेस ले लेता है। तो अब जैसे पुरानी लैंग्वेजेस में होता था, सी प्लस प्लस में होता था कि क्या होता था कि हमें जब भी हम क्लास में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते थे या कुछ भी करते थे तो हमें मेमोरी को खुद से फ्री करना पड़ता था, वरना क्या है कि मेमोरी में स्पेस भर जाता था, ठीक है। लेकिन जावा में ये केस नहीं है। जावा में हमारा ये गार्बेज कलेक्टर होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। ये क्या करता है, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो रहा होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो रहा होता है तो क्या करता है, जितना भी कूड़ा रैम में भरा होता है, ठीक है, कूड़ा मतलब जितना भी स्पेस प्रोग्राम ने लिया होता है रैम के अंदर, वो सारा फ्री करते हुए चलता है, मतलब फ्री करते हुए फिर एग्जिट होता है। तो इसीलिए ये इसको गार्बेज कलेक्टर कहते हैं कि जितना भी कूड़ा होता है रैम में, उसको साथ साथ में हटाते रहता है। जैसे प्रोग्राम एग्जिट हुआ तो जितना भी रैम के अंदर कूड़ा है वो सारा हटा दिया। तो बस सिंपल टर्म में अगर हम कहें कि जावा गार्बेज कलेक्टर क्या है, तो बस गार्बेज गार्बेज कलेक्टर यही है। क्या करता है कि जितना भी रैम में जब भी प्रोग्राम एग्जिट होता है तो रैम से सारा स्पेस हमारा खाली कर देता है, मतलब जितना भी स्पेस लिया होता है प्रोग्राम ने वो सब फ्री कर देता है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा सब। तो अब हमारा प्राइमरी फीचर्स के पहले हम देखते हैं कि क्लास पाथ क्या होती है। क्लास पाथ क्या होता है हमारा जावा का। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि बिन फोल्डर में जाके उसका वो कॉपी करके, बिन फोल्डर में जाके, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे मैंने आप बताऊँ, जैसे ये सी ड्राइव में गए हम, फिर प्रोग्राम फाइल्स में गए, फिर जावा में गए, फिर जेडीके के फाइल के अंदर गए, फिर बिन फोल्डर के अंदर गए, फिर इसको हमने कॉपी किया, फिर हमने उसको वहाँ पे पेस्ट किया था। अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्लास पाथ कहते हैं। ये यहाँ पे ना, जैसे ये हमारा बिन फोल्डर है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया जेडीके के अंदर जावा सी होता है, जावा पी होता है, तो ये सारा ना यहीं पे होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ देखिए देखिए, जावा सी ये रहा हमारा, ये डॉट ई एक्सी फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है ना। ये हमारा जावा डॉक हो गया। जावा डॉक क्या करता है कि जावा का जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के काम आता है, मतलब जावा का हमने जो कोड लिखा उसका एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक सीरीज वाइज एक मतलब पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि जिससे कि आपको पूरा पूरा साफ साफ पता चले कि आपके प्रोग्राम में कितने क्लासेस हैं, कितने फंक्शंस हैं, और हर फंक्शन क्या काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए है, मतलब सारी चीज़ें आप जावा डॉक की मदद से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं पूरी। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको मालूम ही होगा, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक पूरी लिस्ट आप बना सकते हैं कि कितने प्रोग्राम, मतलब कितने क्लासेस हैं, कितने फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन का क्या काम है। तो ये सारा आप एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। जावा पी मतलब हमारा असेंबलर होता है एक, जावा डब्ल्यू भी है यहाँ पे हमारा, जेडी भी है, जावा डिबगर। तो ऐसे बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप अपने पीसी में जाके इसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है। और आप अगर जानना चाहते हैं ज़्यादा तो गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्लास पाथ कहते हैं। ये जो हमारा पाथ है ना, ये हमारा क्लास पाथ है। क्यों? क्योंकि इसी के ज़रिए हमारा प्रोग्राम रन होता है। क्योंकि यहाँ इस वाले फाइल में, इसी वाले फ़ोल्डर में हमारा जावा सी है ना, कंपाइलर है जावा का। तो कंपाइलर से ही तो हम बाइट कोड को क्रिएट करेंगे, कंपाइलर से ही तो जावा को प्रोग्राम सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे।
तो कंपाइल करने के लिए कंपाइलर का हमें एड्रेस भी तो चाहिए होगा कि ये कहाँ पे है, किस वाली फोल्डर में है। तो इस वाले फोल्डर को हमने क्या किया था, पाथ में सिलेक्ट कर दिया था। तो पाथ में सिलेक्ट करने से क्या होगा कि इसका एक डिफ़ॉल्ट मतलब स्पेस हमने पाथ में बना दिया। तो ये जब भी हम जावा सी लिखते हैं कमांड कंसोल में, मतलब टर्मिनल में जब भी जावा सी लिखेंगे, तो ये अपने आप ही इसको पता चल जाएगा कि ये इस फोल्डर से है। इस फोल्डर में जाके फिर इसको ढूंढ के फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तब जाके हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। तो अभी अगर आपको इसका ये ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो चिंता मत लीजिए, आप सीखते जाएंगे धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जावा सी ऐसे होता है, तो इसी को हम क्लास पाथ कहते हैं। ठीक है, जब तक आप ये क्लास पाथ जाके सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट नहीं करोगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तब तक आपका जावा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यही था बस। क्लास पाथ यही होता है हमारा क्लास पाथ। तो होप करता हूँ आपको ये सारा चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई लग रहा है। तो अब ये प्राइमरी और मेन फीचर्स जावा की जितने भी हैं ये हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल में, और होप आपको समझ आया होगा सारा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने।